पहलगाम में आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में गहमा गहमी बढ़ गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज शाम पहले प्रधानमंत्री फिर गृह मंत्री इस मुद्दे पर अहम बैठक करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे जुड़े सभी अपडेट्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। तो लक्ष्मण जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से जो हाई लेवल मीटिंग्स है वो हो रही हैं और आज भी अहम बैठकें होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ जो बैठकों का सिलसिला चल रहा है आज भी दिल्ली में, उसको 3 हिस्से में बांट के देखिए। पहली बात तो ये कि सरकार ने पहले चरण का जो प्रहार किया पाकिस्तान के ऊपर, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में फैसला लिया गया था, उसको लागू करना है, इस पर फोकस है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें जल संसाधन मंत्री CR पाटिल भी हैं। उसमें सिंधु जल समझौते पर जो रोक लगाने का फैसला लिया गया था, उसको अमल में लाना है। तो अमल में कितनी जल्दी लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और ये सबसे दूरगामी असर डालने वाला फैसला है सरकार का, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान ने कहा भी था कि सिंधु जल समझौते से अगर पानी रोका जाता है उस नदी से, तो इसको युद्ध के बराबर माना जाएगा। तो इसको कैसे लागू किया जाए, इस पर बातचीत हो रही है। दूसरा, कहा गया था जितने विदेशी पाकिस्तान के नागरिक हैं उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना है। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद फ़ोन किया है और कहा है कि सुनिश्चित करिए कि आपके यहाँ कोई भी पाकिस्तानी नागरिक ना रहे, जल्द से जल्द वो देश छोड़कर चले जाएँ। तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बॉर्डर पे जो लोग हैं उनको वापस भेजा गया है, जो बॉर्डर के जरिए आए थे। और सीमा पर यहाँ पे चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वहाँ पे हलचल काफ़ी तेज़ है। और साथ ही साथ दूसरे जो बैठक चल रही है वो ये है कि अब आगे की रणनीति क्या हो। इस पर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। कई सारे विकल्प हैं जिसको देखा जा रहा है, उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, कौन से विकल्प ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। तो 3 तरफ से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और तीनों पहलुओं से इसको जल्द से जल्द ज़मीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। जी लक्ष्मण जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के कितने यहाँ पर आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कब तक ये माना जाए कि एक कठोर एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ ऑन ग्राउंड? देखिए, ये जवाबी कार्रवाई में मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी सरकार नहीं दिखाएगी, क्योंकि सरकार को ही पता है कि जैसे ये हमला किया गया उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इसके दुश्मन पहले से तैयार हो सकते हैं और ये इमोशनल होकर के कोई कार्रवाई करना बहुत समझदारी वाली बात मानी नहीं जाती है। इसलिए रणनीतिक तौर पर सरकार तैयारी कर रही है और सही समय का इंतजार कर रही है। पहले भी आप देखें, जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो सरकार ने वहाँ पे समय लिया। मैं एक डेटा देख रहा था कि उरी हमला हुआ था 18 सितंबर को, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो उसके बदले में हुआ वो 29 सितंबर को हुआ, यानी 11 दिन बाद हुआ। पुलवामा में हमला किया आतंकियों ने 14 फरवरी को। ऑपरेशन बालाकोट जो जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने की वही 26 फरवरी को, यानी 12 दिन बाद। तो अभी पहलगाम हमले में 3 दिन का समय बीता है। एक चरण का तो प्रहार हम लोगों ने कर दिया है, अब दूसरा जो मिलिट्री एक्शन होगा वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा और सरकार इसके लिए तैयारी कर रही होगी। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह से लक्ष्मण जी विस्तार से बता रहे थे कि दिल्ली में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, अब आपको बता दें जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर 2 आतंकियों के आशियाने तबाह किए जा चुके हैं। पिछबेरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वहीं त्राल में आसिफ शेख के घर में ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें आसिफ शेख के घर में सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दौरान कुछ संदिग्ध चीजें सुरक्षा बलों को दिखी और जवान फौरन उस घर से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद बड़ा ब्लास्ट वहां पर हो गया। पुलिस का कहना है कि आतंकी आसिफ शेख के घर में एक्सप्लोसिव था जो ब्लास्ट हुआ। आसिफ शेख और आदिल गुरी के बारे में बताया जा रहा है कि पहलगाम अटैक में इनका हाथ था। वहीं आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शोपिया के कई हिस्सों में आतंकियों के मददगारों के घर पर सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। तो कश्मीर के ताजा हालात जानने के लिए अब जुड़ते हैं हमारी सहयोगी कोमल सिंह से। तो कोमल, हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार आतंकियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है, फिलहाल बताएं ग्राउंड पर क्या हालात हैं? देखिए, लगातार जब से ये हमला हुआ है
एक के बाद एक बैक टू बैक हमें नई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देखिए जिस तरीके से शुरुआती दौर में जिस दिन हमला हुआ है उसी दिन केंद्र मंत्री जो है गृह मंत्री वो अमित शाह यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद आर्मी चीफ यहाँ पर पहुँचे, उसके बाद अब आज राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ के स्थानीय लीडर भी जो है वो अस्पताल जा रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ पर जाके उनसे उन्होंने मुलाकात की है। आर्मी चीफ आए, उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया है और वो भी अस्पताल में गए, घायलों से मुलाकात की है। मतलब ओवरऑल अभी अगर जो सिचुएशन बनी हुई है, ठीक कहा मेरे सहयोगी ने, जिस तरीके से 2 बार यहाँ पर अटैक हुए, उड़ी के बाद भी जवाब मिला, पुलवामा के बाद भी जवाब मिला, इतनी ज़्यादा संख्या में जो इतना बड़ा हमला हुआ है इसका भी जवाब जो है वो भुगतना पड़ेगा। खमियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन LOC से पाकिस्तानी आतंकियों के जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं वो लगातार ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को बचाने के लिए उस एरिया में जितना 5 किलोमीटर का दायरा है, चाहे वो बहावलपुर है, चाहे वो रावलाकोट है, चाहे वो पाकिस्तान के जितने और कैंप्स हैं, वहाँ पर जितने जितने एरिया में उनके ट्रेनिंग कैंप चलते थे, उनके पाकिस्तानी आकाओं का आदेश उनको मिला है कि वहाँ से वो निकल जाएँ और 5 किलोमीटर के दायरे के आगे जो बंकर्स हैं वो वहाँ पर जाकर छुप जाएँ। मतलब कल उनको जेट के ज़रिए लाहौर भेजा गया, तो जाहिर सी बात है बौखलाहट है, डर है। उनको लग रहा है कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक पहले ही हुई थी और पहले भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ा था इस तरह के हमलों का, तो लग रहा है कि इस तरीके की घटना जो है वो दोबारा हो सकती है। और ये डर और बौखलाहट ही है जो उनको जो है वापस भेज रहा है, खदेड़ रहा है वहाँ से। तो बार बार ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, इससे ये लग रहा है कि जब भी ये हमला, जिस तरीके के ये हमले हो रहे हैं, उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, कितनी ज़्यादा संख्या में जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे उनको खुद ही वो उखाड़ने की तैयारी करी। LOC सील कर दिया है, बॉर्डर सील कर दिया है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया, चारों तरफ इलाके को जो है वो अलर्ट मोड पे किया गया। हमारे सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पे। और आप देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर 5 मुठभेड़ें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जिसमें इतना बड़ा आतंकी जो जैश का आतंकी है अल्ताफ लाली वो मारा गया है। और बता दें उसका भाई तारिक लाली जो कि लंबे समय से 20 साल से भी पहले आतंकी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ था, इस समय वो बारामूला जेल में है। उसने कई OGW की जी बिल्कुल कोमल, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपके पास आएंगे हम लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो जिस तरह से कोमल बता रही थी कि जो बौखलाहट है पाकिस्तान के खेमे में वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें पहलगाम के बेस्टर्न में भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बल चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। 2 दिन बाद बेस्टर्न का ताजा हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। मैं हूं इस वक्त पहलगाम के फॉरेस्ट्स में ग्राउंड जीरो पर, जहां पे मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, टफ टेरेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे CRPF और आर्मी के जवान, पुलिस के जवान लगे हुए हैं। ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डिफ़िकल्ट एरिया में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफ़ी दूर यहाँ पे एरिया है और अब यहाँ पे CRPF और पुलिस की मज़ीद टुकड़ियाँ पहुँच रही हैं। ये रेनफोर्समेंट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से रेनफोर्समेंट बुलाई जा रही है और इस पूरे जंगली एरिया को घेरे में लिया गया है। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। हाँ, जो मिलिटेंट ने ये अटैक किया है वो कहीं से उनको भाग निकलने का मौका ना मिले, इसलिए इस तरीके की घेराबंदी उन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की कम प्रेजेंस रहती है। लेकिन आज जगह जगह पे नाके लगा दिए गए हैं और ये पहाड़ी एरिया जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको घेरा गया। जितने भी इस CRPF के यहाँ के लोकल यूनिट्स हैं, आर्मी के लोकल यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और हर तरफ से घेराबंदी कर दी गई है। और ये आप देख सकते हैं कि इन दुश्वार गुजार रास्तों से चलते हुए CRPF, पुलिस और सेना के जवान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अटैक है। ये एक ऐसी घटना है जिसकी हर साइड से निंदा की जा रही है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे आर्मी, CRPF और पुलिस को लगा दिया गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है इन पहाड़ों पे चढ़ना, क्योंकि स्टीप बहुत ज़्यादा है, यानी डिफ़िकल्ट दुश्वार गुजार रास्ते हैं, दुश्वार गुजार माउंटेन्स हैं। लेकिन CRPF के जवान और भारतीय सेना के जवान यहाँ पे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे, क्योंकि दुनिया की नज़र, पूरे मुल्क की नज़र इस ऑपरेशन पे है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे अंजाम दी गई और जो इसमें मुलव्वस हैं
उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी, इस पे सबकी नज़र है। लेकिन भारतीय सेना के साथ साथ CRPF के जवान आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो पहलगाम जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं, सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन किस तरह से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो से रिफत आपको दे रहे थे। इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि वो सालों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया है कि पाकिस्तान 3 दशकों से दहशतगर्दी के धंधे में लगा हुआ है। दुनिया के सामने पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान ही है आतंकियों का असली आका। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know. जुबां पर सच आखिर आ ही गया और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल कर लिया कि उनकी सरजमी पर आतंकी न सिर्फ फल फूल रहे हैं बल्कि वो सालों से उनकी परवरिश कर रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know. आतंक का आका पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब तो पहले ही हो चुका था, मगर अब तो बेशर्मी की इंतहा ये कि बेगुनाहों के कत्लेआम की मजम्मत करने के बजाय पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे सिर झुकाए बैठा है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पड़ोसी मुल्क कैसे खुद अपनी ही कब्र खोदने में लगा है। वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की। जो पाकिस्तान में हुकूमत चलाते हैं उन्हें टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर का फर्क तक नहीं मालूम। बार बार सबूत की रट लगाने वाले पाकिस्तान की पोल उसके अपने ही खोल रहे हैं। तो पूरे देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है। इस बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया में स्थित अस्पताल में पहलगाम हमले में जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की। साथ ही राहुल गांधी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा से भी मिले। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश पीड़ितों के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश का समर्थन है। We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. पहलगाम आतंकवादी हमले के विरोध में राजधानी दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार आज बंद है। चांदनी चौक से लेकर सदर बाजार और खान मार्केट से लेकर करोल बाग जैसी मार्केट्स में शटर डाउन है। देखिए करोल बाग से ये रिपोर्ट। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में आज राजधानी दिल्ली के सभी बड़े बाजार बंद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग बाजार में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, उनका शटर डाउन है, ताला लगा हुआ है। करीब 100 व्यापारिक संगठन हैं राजधानी दिल्ली में जिन्होंने आज एक दिन अपनी दुकानें बंद करने का फैसला लिया है और कई जगह पर व्यापारियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। खासतौर पर जिस तरह से आतंकवादियों ने क्रूर
क्रूरता दिखाते हुए मासूमों की जान ली है आतंकवाद के खिलाफ, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आतंकवादी हमले में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज राजधानी दिल्ली के सभी बड़े बाजार पूरी तरह से बंद किए गए हैं। अगर मैं अनुमान के हिसाब से बात करूं कि कितना आर्थिक नुकसान एक दिन सभी प्रमुख बाजारों को बंद करने से होगा, तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है वो 1500 करोड़ रुपए का है। और आज ही के दिन एक बड़ा फैसला भी व्यापारियों की तरफ से लिया गया है कि अब वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। तो ना सिर्फ करोल बाग बल्कि जितने भी बड़े बाजार हैं, चांदनी चौक, सदर बाजार, खान मार्केट, कश्मीरी गेट, प्रीतमपुरा, जितनी भी बड़े बाजार हैं वहां पर आज एक दिन के लिए दुकानें पूरी तरह से बंद की गई हैं। दीपाली, दिल्ली। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में काफी प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 589 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 207 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। वहीं आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स के हाल खराब ही दिखाई दिए। आज के बाजार में आईटी इंडेक्स करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझ लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार का दिन कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां प्रेशर दिखाई दिया? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से थोड़ा बहुत बाजार में दबाव आपने इंट्राडे देखा, रिकवरी अच्छी रही। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो निफ्टी गेनर्स में एसबीआई लाइफ रिजल्ट्स के बाद लगभग 8-9% इंट्राडे चला। और आज अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो एसबीआई लाइफ लगभग 6% ऊपर होकर बंद हुआ। टेक महिंद्रा भी रिजल्ट्स के रिएक्शन में पॉजिटिवली लगभग 1.25% तक चढ़ा। टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी का मूड माहौल रहा। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ श्रीराम फाइनेंस रिजल्ट्स के बाद लगभग 6% लुढ़का। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में आपने 5 से 6% के आसपास का इंट्राडे फॉल देखा। अगर हम आईटी शेयर्स की बात करें तो यहाँ खरीदारी का मूड माहौल रहा, खास करके परसिस्टेंट सिस्टम्स और कोफोज रिजल्ट्स के बाद अच्छे खासे मोमेंटम में थे। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और एम्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी हमको खरीदारी दिखी। लूजर्स की बात करें तो यहाँ क्लियरली एसीसी रिजल्ट्स के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक 6% नीचे। एसबीआई कार्ड्स भी रिजल्ट्स के बाद, और यहाँ वारी एनर्जीज में आईपीओ का लॉक इन खुलने के बाद शेयर में लगभग 6% तक का दबाव आपको आता हुआ नजर पड़ा। मिड कैप में अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ भी आपको सेलिंग का ओवरऑल प्रेशर दिखा। और रियल एस्टेट में से डीएलएफ, शोभा और ओबेरॉय रियल्टी जैसे काउंटर्स में 4-4.5% तक की गिरावट थी। यतिन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में बता देते हैं। बाजार में एक बार फिर से टेरर बढ़ गया है। पहलगाम हमले के बाद सरहद पर तनाव है। भारत और पाकिस्तान में तनातनी बढ़ी हुई है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। बाजार टेरर रिटर्न 7:57 पर जरूर देखिए। तो बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज शाम नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं, किन फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, डिटेल्स ले लेते हैं यतिन मोता से। हमारे साथ यतिन लाइव जुड़े हुए हैं। तो यतिन, बताएं क्या उम्मीद है रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से? देखिए, तिमाही दर तिमाही बेसिस पे अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो स्टेबल रहेंगे। सीक्वेंशियली रेवेन्यूज़ में आपको 1 से 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी और प्रॉफिट में भी आपको 18,150 करोड़ के आसपास के आंकड़े पे नज़र रखनी है। जहां तक कि एबिटा का सवाल है, यहाँ O2C कारोबार में एक वॉलेटाइल माहौल के चलते आपको लगभग एक फ्लैट परफॉर्मेंस आता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम O2C कारोबार की बात करें तो ऑब्वियसली जो गैस प्रोडक्शन में आपने एक थोड़ा बहुत फॉल देखा है, उसके कारण थोड़ा बहुत रिजल्ट में सीक्वेंशियल प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि रिटेल और जियो ये दोनों ही काउंटर्स और जो सब्सिडरीज हैं यहाँ अच्छा प्रदर्शन आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम टैरिफ बढ़ने की बात करें तो एबिटा जियो का लगभग 2% सुधर सकता है। सबसे अहम आंकड़ा जियो में आपको आरपू का देखना होगा जो 206 रुपये के आसपास प्रति यूज़र एक्सपेक्टेड है। पिछले क्वार्टर ये फिगर लगभग 203 रुपये 30 पैसे के आसपास था। और रिटेल की बात करें तो यहाँ 10 से 15% का जंप
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेक्टेशन है। सिक्वेंशियली ऑब्वियसली रिटेल का कारोबार थोड़ा फीका रहेगा क्योंकि दिवाली और दशहरा का पीरियड Q3 में था, तो Q4 के नतीजे उस तर्ज पे आपको सिक्वेंशियली थोड़े बहुत डिप पे दिखेंगे, लेकिन क्लियरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटेल में अच्छे ग्रोथ का अनुमान है। शुक्रिया यतीन इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए आपको बता दें, आज शाम 6 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास प्रोग्राम और उसमें हम आपको बताएंगे कि मई में कहां निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न्स, ये सब बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। आज शाम 5:57 पर जरूर जुड़िए। टैरिफ वॉर के बीच भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिका निवेश बढ़ाना चाहता है। इसी सिलसिले में अहमदाबाद में यूएस काउंसिल माइक हैंकी की मौजूदगी में सेमीकंडक्टर की नामी कंपनी के साथ एक राउंड टेबल किया गया। अमेरिका का $30 बिलियन से अधिक का निवेश कब आएगा, इसी मुद्दे पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइए आपको दिखाते हैं। अभी जो चल रहा है ग्लोबल टैरिफ इश्यूज, वो देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंपनियां, जैसे टाटा ने $10 बिलियन का निवेश किया है धोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऐसी 1-2 कंपनी और यूएस में से यहाँ डेफिनेटली आएंगी। तो ये जो टाटा ने जितने बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 1 लाख करोड़, क्या उतनी बड़ी कंपनी फैब कंपनी है प्लांट लगाने की उम्मीद है? मेरा मानना ऐसा है कि टाटा का जो फैब है वो मिडल रेंज में है। 28 नैनोमीटर टू 110 नैनोमीटर की चिप बनाने वाले हैं वेफर्स। अभी 5 साल के बाद और 3 साल के बाद जो आएंगे वो लोअर नोड में आएंगे और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो मेरे हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट उससे भी ज़्यादा ही होगा। भारत की कंपनी की बात करें, क्योंकि भारत ने भी जो निजी कंपनियां हैं वो कुल मिला है तो 1.5 लाख करोड़ जितना निवेश हो चुका है। क्या भारत की कंपनी भी इस रेस में अमेरिका के साथ साथ इन्वेस्ट करेगी? मेरे हिसाब से अभी तक का आप इन्वेस्टमेंट देखो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो थ्रू आउट दी इंडिया $22 बिलियन का निवेश हो गया है और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि हमारा जो सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट है वो 2030 में $110 बिलियन होने वाला है। उसमें से ये जो प्लांट लगे हैं वो सिर्फ 10 बिलियन ही पैदा कर पाएंगे, तो 90% का जो वॉल्यूम तो अभी पेंडिंग है, तो वो अभी हम इंपोर्ट ही करेंगे। तो इसी के लिए इट इज़ ए ओपन ग्राउंड एंड आई थिंक मैनी पीपल विल जंप इन दिस गेम। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।